अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूं उमर खत्ताब। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज होने वाले विफाकी काबीना के इजलास की। वजारतों की कारकर्दगी के लिए हर 3 माह बाद इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का खसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने हर वज़ीर से इक़दामात, किफ़ायतयारी मुहिम और आइंदा प्लान के बारे में सवालात किए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज काबीना के खसूसी इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास का आगाज़ 10:30 बजे वज़ीर आज़म ऑफिस इस्लामाबाद में हुआ, जो रात 9 बजे तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने खसूसी काबीना इजलास के लिए दीगर मसरूफियात मनसूख कर दी हैं और अपना सारा दिन वक़फ़ कर दिया है। वज़ीर आज़म हाउस से जारी करदा एलामिये के मुताबिक इजलास में तमाम वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा रहा है। इजलास में वजारतों और डिवीजन्स को कारकर्दगी बताने का मौका दिया गया और वज़ीर आज़म फ़र्दन हर वज़ीर की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं। वजारतों की कारकर्दगी जायज़े का मकसद शहरियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना और हुकूमत की दुरुस्त समत का तयन करना है। इजलास में हर वजारत से इक़दामात, किफ़ायतयारी मुहिम और आइंदा प्लान पर बात की गई, जबकि वज़रा से आइंदा कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात से मुतालिक भी पूछा गया। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने वज़रा से तीन सवालात पूछे। पहला सवाल, वजारत में अब तक कौन से मनसूबे शुरू किए गए। दूसरा सवाल, बतौर वज़ीर आइंदा क्या करने की मनसूबा बंदी कर रखी है। और तीसरा सवाल, वजारत के अखराजात में कितनी कमी की गई है। हर वज़ीर को ब्रीफिंग के लिए 10 मिनट का वक्त दिया गया, जबकि ब्रीफिंग के बाद वज़रा से 5 मिनट सवालात और जवाबात के मुख्तस किए गए और तय पाया गया कि ब्रीफिंग के बाद हर वज़ीर अपनी वजारत के मुतल्लिका सेक्रेटरी के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करेगा, जो 10 से 15 मिनट पर मुश्तमिल होगी। ज़रा का कहना है कि इजलास में विफाकी वज़रा को 100 रोज़ा कारकर्दगी की रिपोर्ट हमरा लाने की हिदायत की गई थी। कारकर्दगी तसल्ली बख्श ना होने पर वज़रा के कलमदान तब्दील भी हो सकते हैं। इजलास में वज़ीर आज़म ने हर 3 माह बाद वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का फैसला किया है। एलामिये के मुताबिक तमाम वजारतों को मज़ीद टास्क भी सौंपने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने वज़रा को स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर स्ट्रेटेजिक प्लान 5 साल के लिए बनाया जाएगा। याद रहे कि वज़ीर आज़म ने ओहदा संभालने के बाद अपने पहले टीवी इंटरव्यू में कहा था कि तमाम वज़रा की 100 दिन की कारकर्दगी का जायज़ा आइंदा हफ्ते लूँगा। और वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने बात की थी कि अगर किसी वज़ीर की कारकर्दगी जो है वो तसल्ली बख्श ना हुई तो उनका जो है वो कलमदान जो है वो खो सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं उनका, और वज़ीर जो है वो तब्दील करने का फ़ैसला भी लिया जा सकता है। इससे कबल मुख्तलिफ वजारतों और डिवीज़न की कारकर्दगी रिपोर्ट 27 नवंबर को जमा की गई थी। कारकर्दगी में विफाकी वज़ीर मुराद सईद और शेख रशीद में सख्त मुकाबला है, ऐसा कहा गया था। दोनों विफाकी वज़रा ने 100 रोज़ा अहदाफ बर वक्त मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने वजारत में 2 अरब, जबकि वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने 3 अरब से ज़ायद की आमदन का रिकॉर्ड बनाया है। कामयाब सफारतकारी और गैर मुल्की राब्तों में तेज़ी के शानदार रिकॉर्ड्स की बदौलत विफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी कारकर्दगी में आगे हैं, जबकि तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार अफरीदी सबसे आगे हैं। लेकिन आज इजलास की जो कार्रवाई है उसके मुताबिक अभी जो ताज़ा खबर है वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर मुमलिकत बराए मवासलात मुराद सईद की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया है। मुराद सईद को विफाकी वज़ीर बनाए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर IT खालिद मकबूल के साथ मुशीर बराए IT लगाए जाने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए तवील इजलास 7 घंटे से जारी है। इजलास में विफाकी काबीना के 100 रोज़ की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा रहा है। इजलास में विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म इमरान खान और काबीना अरकान ने डेस्क बजाकर दाद दी। इजलास में शेख रशीद की कारकर्दगी को सबसे बेहतरीन करार दिया गया है। इसी तरह इजलास में दूसरे नंबर पर वज़ीर मुमलिकत बराए मवासलात मुराद सईद की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया गया है। मुराद सईद को विफाकी वज़ीर बनाए जाने का इम्कान है। विफाकी वज़ीर IT खालिद मकबूल के साथ मुशीर भी लग सकते हैं। सिविल एविएशन का इजाफी चार्ज विफाकी वज़ीर निजकारी को दिया जा सकता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से वज़रा की ब्रीफिंग जो 11:30 बजे शुरू हुई और अब भी जारी है। वज़ीर आज़म जिस मेहनत, सब्र और तहम्मुल से तमाम वज़रा की कारकर्दगी जांच रहे हैं,
ये उन्हीं का खासा है, उन्हीं की खूबी है। फवाद चौधरी ने कहा कि 100 दिन में वजारतों में जो काम हुए हैं पिछले 10 साल में इसका तस्वुर भी नहीं हो सकता था। फवाद चौधरी ने कहा कि मुझे लगता नहीं कि मैं ब्रीफिंग कर पाऊंगा क्योंकि अभी मीटिंग खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आते। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के 100 रोज़ा कारकर्दगी के बारे में अपोजिशन जमातों ने शदीद तनकीद की, लेकिन इमरान खान अपने वज़रा और हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन दिखाई देते हैं। इमरान खान ने वज़रा पर वाज़ेह किया हुआ है कि अगर किसी की कारकर्दगी मुतासिर हुई तो उसकी वजारत से छुट्टी करवा दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने अपने 100 रोज़ में मुतअद्दिद वफाकी काबीना के इजलास किए हैं। दूसरी खबर हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और दीगर की जमानत में 21 दिसंबर तक की तौसी कर दी गई है। कराची बैंकिंग कोर्ट ने सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर और दीगर मुल्ज़मान की अबूरी जमानत में 21 दिसंबर तक की तौसी कर दी गई है। सिंध के सूबाई दारुल हुकूमत कराची की बैंकिंग कोर्ट में सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है और इस मौके पर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद और दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए हैं। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड सिकंदर घुमन साहब ने। कर्नल रिटायर्ड सिकंदर घुमन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? मैं बेहतर हूँ जी, अल्लाह का करम है। सर आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, अभी भी इजलास की कार्रवाई जारी है। वजारतों की कारकर्दगी के लिए जांचा जा रहा है और ये फैसला किया गया है कि हर 3 माह बाद इस तरह का जो है ना इजलास बुलाया जाएगा। जी, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि चेक एंड बैलेंस करता है, और चेक एंड बैलेंस किसी भी अदारे का अगर चेक एंड बैलेंस ठीक है तो वो अदारा बेहतर हो सकता है। उसमें यह है कि आपकी जितनी भी प्रोग्रेस है वो मॉनिटर होती है और आपको प्रोग्रेस का जो भी जितना सफ़र है वो बताना पड़ता है कि आपने क्या क्या कर लिया और कहाँ तक टारगेट्स है और आप किधर तक पहुँचे हैं। तो ये इमरान खान की एक बात जो बहुत बड़ी खूबी है मैं समझता हूँ, वो ये है कि खान साहब प्रैक्टिकल है और वो ये दाएं बाएं के जो स्टेटमेंट्स ये हमारे पुराने लीडर्स देते थे उस पर बिलीव नहीं करते। ही इज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फोरसाइटेड मैन। वो इन सब को इंशाल्लाह आप देखेंगे, जरा थोड़े से हमारे फाइनेंशियल हालात और हो गए मतलब के अच्छे, तो ये सब हर वक्त आपको देखेंगे कि ये काम करते हुए नजर आएंगे। और ये अच्छे लीडर की ये निशानी होती है कि जो लीडर खुद बैठे। अच्छा सर, जैसे कि आपने ये देखा है कि इस तरह के इजलास बुलाए जा रहे हैं और आइंदा भी हर 3 माह बाद इस तरह का इजलास बुलाया जाएगा और इस तरह कारकर्दगी की जांच पड़ताल की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि अगर किसी वजीर की जो कारकर्दगी है वो मुतासर को नहीं होती है, अच्छी नहीं होती, तसल्ली बख्श नहीं होती, तो क्या उसको तब्दील किया जाएगा? जी नहीं, इस तरह तो जंपिंग इनटू कंक्लूजन तो नहीं होता है। वो आप पहले उसको आप मौका देते हैं, उसकी कारकर्दगी को जांचते हैं कि क्या वजूहत हैं कि उसकी कारकर्दगी नहीं हुई है जी। अब जैसे इसका फाइनेंशियल मिनिस्टर है असद उमर, तो वो असद उमर के जो आपने किटी उसको दिया है, जो खजाना आपने उसके हाथ में दिया है, सही, उससे खजाने से उसने ऊपर जाना है। अभी एकदम तो खजाना भरता नहीं है, तो वो अपने इकदाम कर रहा है और उस इकदाम के तहत अगर उसमें वेट एंड सी है तो वो प्राइम मिनिस्टर देखेंगे कि ये आया ऑन लाइन चल रहा है कि नहीं। जो प्रोग्रेसिव लाइंस हैं वो अपवर्ड होती हैं और जो प्रोग्रेसिव नहीं होती वो डाउनवर्ड होती है। सर तो वजीर खजाना के हवाले से भी काफ़ी खबरें गर्दिश में रही हैं कि उनको भी चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर उनको तब्दील कर दिया जाए सपोज, तो उसके बाद पीटीआई के पास कौन सा ऐसा शख्स है जिसको वजीर खजाना लगाया जा सके? नहीं देखिए, ये वजीर खजाना लगाने के लिए तो बहुत बंदे हैं, मगर बेसिकली वो असद उमर जो है ना वो हर चीज पे ग्रिप रखता है और वो सही जा रहा है। ये प्रोपोगंडा जो है ना रोजाना कोई ना कोई चीज आ जाती है, ये आती है ऑपोजिशन की तरफ से, या इस तरह के जो लूज टॉक्स हैं जैसे शेख रशीद ने की है। मैं समझता हूँ उसकी पूरी सियासी तारीख में जो सबसे हुआ वो ये गुफ्तगू थी जो उसने की है, और वो गुफ्तगू कोई इतनी मोतबर नहीं थी जिससे कि अंदाजा हो कि वो एक बहुत बड़ा लीडर है। वो उसको तंबीह करनी चाहिए इमरान खान को। और असद उमर के अलावा यहाँ पे और भी ऐसे लोग हैं जो
फाइनेंशियल मैटर्स को बड़ा समझते हैं। वज़ीर आज़म ने ये वज़रा को हिदायत की है स्ट्रेटजिक प्लान बनाने की, तैयार करने की, और ये 5 साल के लिए बनाया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? नहीं, प्लानिंग के बगैर तो आप कुछ नहीं करते ना। आप एक किसी भी मिनिस्ट्री का करते हैं और एक शॉर्ट टर्म एम होता है, एक लॉन्ग टर्म एम होता है। तो उसने शॉर्ट टर्म एम दिया है कि अपनी इकोनॉमिक जो बैलेंस है या दूसरे जो महकमा जाते हैं जैसे रेलवे है, दूसरे मीडिया है, तो उसको स्टेबिलिटी लाएं और उसको आइडेंटिफाई करें जो उनके गुड एरियाज हैं और बैड एरियाज हैं। प्राइम मिनिस्टर का ये बहुत बड़ा काम है कि उसने चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम शुरू कर दिया है जो पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। मेरे ख्याल में वहाँ पे आपने देखा प्रीवियस गवर्नमेंट में नवाज शरीफ के पास तो तमाम ओहदे थे, तमाम मिनिस्ट्रीज को, वो खारजा हो चाहे डिफेंस। सर, अगर दूसरी तरफ हम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बात करें तो उनका 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और कमिश्नर इस्लामाबाद ने उनकी जो रैश गाह को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। आप क्या समझते हैं शहबाज शरीफ का क्या फ्यूचर है? देखिए, एक दिन का ये जो नोटिस दिया है उन्होंने, जो सब जेल करार दिया है, वो तो डिसेंसी ऑफ सिस्टम में आता है। सही। सिस्टम की डिसेंसी ये है कि ये अपोजिशन लीडर है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट का जो कि सबसे बड़ा अदारा है पाकिस्तान में, उसकी अपोजिशन लीडरशिप कर रहा है, तो वो तो ऑफिशियली उसकी ये डिसेंसी में आता है कि वो उसको इजाज़त दे। पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया कि ये उनके लिए रिकमेंडेशन दी और उन्होंने मंजूर की है। गवर्नमेंट ने उनको ये उन्होंने जो है ना ये फैसिलिटी जो है दी है। मगर जो फ्यूचर की बात है तो ये याद रखिएगा कि फ्यूचर हर उस आदमी का जिसने बुरा किया हुआ है ना पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की अवाम के साथ, जिसने गरीब अवाम को वर्गलाया है या उनको धोखा दिया है या झूठ बोला है या उनको लूटा है या उनके मुस्तकबिलों के साथ वो खेला है। जो बच्चे हमारे हैं वो आवारा फिर रहे हैं, जैसे कराची के बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन का जो सिस्टम है वहाँ खराब किया किसी एक खास लीडरशिप ने। अब उनके हालात ये हैं कि वो भी बेचारे दोबारा रीओरिएंटेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर ये जो लोग अभी गिरफ्त में हैं सारे नैब की। सर, कराची का रुख करें तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है आसिफ जरदारी और दीगर की ज़मानत में 21 दिसंबर की तौसीक़ कर दी गई। आज उनकी पेशी हुई, इस पर आप क्या तज्जिया करेंगे? जी, मैं दरअसल बहुत बखूबी जानता हूँ जरदारी साहब को, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा पीपल्स पार्टी में गुजारा है और मैंने काफ़ी इलेक्शन लड़े हैं MNS के पीपल्स पार्टी की तरफ से। की जो लीडरशिप थी वो बड़ी एक डिवाइन लीडरशिप थी और जो उसके बाद एकदम जो स्पीक डाउन आया है उसमें हमारे जैसे डाई-हार्ड PPP वर्कर्स को भी कह दिया है कि इसको छोड़ दें हम। तो ये जो आसिफ अली जरदारी का जो किरदार है वो मैं समझता हूँ काफ़ी वो डाइसी और उसके ऊपर जो एक मोहर लग गई है 10% वाली, वो उसको ये जेब ही नहीं देता वो किसी ओहदे पे वो जाए। उसको खुद ही चाहिए था कि वो कॉर्नर हो जाता और अपने बेटे को पॉलिटिकल लाइफ गुजारने देता और यहाँ फिर किसी मोतबर पीपल्स पार्टी के बंदे को ये ओहदा जो है वो उसको मतलब आप समझते हैं कि जब तक बिलावल को फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा तब तक जो है वो जिस तरह काम करना चाहिए पीपल्स पार्टी को उस तरह मुतवक्के नहीं है, उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर सकते? नहीं, मैं तो इस चीज का कायल हूँ कि बिलावल का कोई हक नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी को लीड करे। ही इज टू यंग एंड टू न्यू एंड ही इज जस्ट सन ऑफ बेनजीर भुट्टो एंड दैट इज हिज क्वालिफिकेशन। अदरवाइज ही इज जीनियस एंड लेट हिम गेट मैच्योर्ड। और ये हक था एतजाज अहसन का या खुर्शीद शाह। तो आपके कहने का मकसद ये है कि वो सियासत में उनका तजुर्बा नहीं है? जी, इनको कम अज कम दिखे कोई 2 दिन तो B टीम में खेलता ना, वो आते ही A टीम का कप्तान बना दिया उसको, तो वो क्या परफॉर्मेंस देगा? जी बिल्कुल। तो आपने A टीम का कप्तान बना के उसको वर्ल्ड कप खेलने के लिए भेज दिया है, तो ही हैज टू फ्लंक। और अनफॉर्चुनेटली, हालांकि वो बड़ा काबिल है और मैं पहली पॉलिटिकल स्टेटमेंट से बड़ा इम्प्रेस हुआ था जब उसको लंदन में, जब उसको उसकी माँ की फौतगी के बाद जब उसने इंटरव्यू दिया तो उसने सबको यही कहा लंदन में कि जब उससे पूछा गया कि अभी आप क्या समझते हैं क्या करना चाहिए, आप बदला कैसे लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज ऑफ
इल और एनी प्रॉब्लम। तो वो उसका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जिसने हमारे जैसे लोगों को भी बड़ा कायल किया कि ही इज गॉट द पोटेंशियल, मगर एक्सपीरियंस का कोई मुतबादल नहीं है। ठीक है, आप समझें कि एक्सपीरियंस इज द जेम ऑफ एनी सक्सेस, बेसिक टूल है ये सक्सेस का एक्सपीरियंस। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। आखिरी बात मैं करूंगा कि जरदारी साहब की गैर दानिशमंदी ने उनको एक लाफिंग स्टॉक बना दिया है, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने बेटे को भी करके उसको उन्होंने एक बिल्कुल ही उन्होंने लाफिंग स्टॉक बना दिया है। और यही मैं समझता हूँ कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये टाइम जो लिया है 21 दिसंबर तक, ये बेसिकली उन्होंने जरदारी को टाइम नहीं दिया, उन्होंने खुद टाइम दिया है कि जो फर्दर प्रोब कर रहे हैं वो ऐसे वाकयात, वो उसके लिए उन्होंने टाइम गेन किया है। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड सिकंदर घुमन हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि ये वक्त लिया गया है ताकि मज़ीद वो तहकीकात कर सकें। आसिफ जरदारी का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर जो कि आज पेश हुई थी सिंध के सूबाई दारुल हुकूमत कराची की बैंकिंग कोर्ट में, सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद व दीगर मुलजिमान अदालत में पेश हुए, जबकि पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह भी अदालत पहुंची। केस की समाअत से कबल कमरा अदालत में आसिफ जरदारी के करीब जालों का हजूम मौजूद था, जिस पर अदालती स्टाफ ने गैर मुतल्लका अफराद को पीछे जाने का हुक्म दिया। इसके बाद आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद व दीगर ने अदालत में हाजिरी लगाई। समाअत से कबल कमरा अदालत में आसिफ अली जरदारी और अब्दुल गनी मजीद की मुलाकात हुई और दोनों एक सीट पर बैठकर कुछ देर गुफ्तगू में मसरूफ भी रहे। इसके अलावा कमरा अदालत में भी आसिफ अली जरदारी के निजी गार्ड्स ने उनके चारों जानिब हिसार बनाए रखा। बैंकिंग कोर्ट ने सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर व दीगर मुलजिमान की अबूरी जमानत में 21 दिसंबर तक की तौसी कर दी है। अदालत ने केस की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर बैंकिंग कोर्ट से हाजिरी लगाकर रवाना हो गए। दौरान समाअत आसिफ जरदारी के करीबी साथी हुसैन लवाई को अदालत में पेश न करने के मामले पर उनके वकील शौकत अयाद एडवोकेट ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म के बावजूद उनके मुवक्किल को अदालत नहीं लाया गया। प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद मुलजिम को पेश न करने की अदालत नोटिस ले कि उनको पेश क्यों नहीं किया गया। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने प्रोटेक्शन ऑर्डर की बाकायदा तामील कराई, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप तहरीरी दरख्वास्त दें, अडाला जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब कर लेते हैं। इसके बाद अदालत ने हुसैन लवाई के वकील को तहरीरी दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी है। इसके अलावा ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद की पेशी के मामले में डॉक्टर्स ने एक मरतबा फिर अनवर मजीद का मेडिकल पेश किया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अनवर मजीद ज़ेर इलाज हैं और उनके लिए नकलो हरकत मुमकिन नहीं है। अदालत ने तकनीकी गलती के बायस मेडिकल सर्टिफिकेट वापस करते हुए रिमार्क्स दिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत के बजाय जेल सुपरिटेंडेंट को लिखा गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट जेल सुपरिटेंडेंट को भेजा जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि जेल सुपरिटेंडेंट अदालत में अलग इतलाई रिपोर्ट पेश करें, जिसके बाद जेल इंतजामिया अनवर मजीद का मेडिकल सर्टिफिकेट वापस लेकर रवाना हो गई। 13 नवंबर 2018 को कराची की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर और अनवर मजीद समेत दीगर मुलजिमान की अबूरी जमानत में 10 दिसंबर तक की तौसी की थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के बाद बैंकिंग कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है नफीसा शाह ने कहा कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर आज 5वीं मरतबा अदालत में पेश हुए, जिसकी समाअत नहीं हो रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान के खिलाफ नैब का केस है, उन्हें इस्तिस्ना हासिल है, जबकि वज़ीर आज़म की हमशीरा अलीमा खान भी कहीं पेश नहीं होती हैं। नफीसा शाह ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान में सब एक हैं तो ये तफरीक क्यों है? क्या गुज़श्ता 3 माह में मुल्क के लिए कोई कानून साजी की गई? तहरीक इंसाफ का मंशूर था नहीं एक पाकिस्तान। और पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने कहा कि पीपल्स पार्टी कबल इस वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म के पास अंडे और मुर्गियों के अलावा कोई और पॉलिसी नहीं है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान इंतकामी सियासत कर रहे हैं और विफाकी हुकूमत के वज़रा एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। वाज़ेह है कि विफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से 6 जुलाई को हुसैन लवाई समेत 3 अहम बैंकर्स को भी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में हिरासत में लिया गया था। हुसैन लवाई और दीगर के खिलाफ दर्ज FIR में अहम इंकशाफ सामने आया था, जिसके मुताबिक इस केस में बड़ी सियासी और कारोबारी शख्सियात के नाम शामिल थे। FIR के मंदरजात में मनी लॉन्ड्रिंग से फ़ायदा उठाने वाली आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की कंपनी का जिक्र भी था। इसके अलावा
ये भी जिक्र था कि जरदारी ग्रुप ने 1.5 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की रकम वसूल की। FIR के मतन में मनी लॉन्ड्रिंग से फ़ायदा उठाने वाली कंपनियों और अफराद को समन जारी किया गया, जबकि फ़ायदा उठाने वाले अफराद और कंपनियों से वजाहत भी तलब की गई थी। FIR के मतन में मजीद ये लिखा गया था कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग 6 मार्च 2014 से 12 जनवरी 2015 तक की गई, जबकि FIA की जानिब से आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को मफरूद भी करार दिया गया था, जिसके बाद जाली अकाउंट्स केस में और 35 अरब रुपए की फर्जी लेन देन से मुताल्लिक केस में FIA की दरख्वास्त पर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम ECL में डाल दिया गया। ताम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने इस बात से इनकार किया था कि पीपल्स पार्टी की दोनों रहनुमा मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिम हैं, जिसके बाद निगरान हुकूमत की जानिब से आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया था। इसके बाद फरियाल तालपुर ने लाड़काना में सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच से जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली थी। इसके अलावा 35 अरब रुपए के जाली अकाउंट्स केस में 15 अगस्त को FIA ने ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार कर लिया था। अपोजिशन लीडर की बात करें, शहबाज शरीफ का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और रिहाइशगाह सब जेल करार दी गई है। कौमी असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की शिरकत के मामले में लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के सदर का 1 रोज़ का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया है। लाहौर की एहतसाब अदालत में ड्यूटी जज मोहम्मद आजम ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत से मुतालिक 1 रोज़ा राहदारी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जेल हुकाम की जानिब से अदालत में दरख्वास्त पेश की गई। दरख्वास्त के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं और अदालत से इस्तदा की गई है कि शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद ले जाने की इजाज़त दी जाए, जिसके बाद अदालत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का 1 रोज़ का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। दूसरी जानब इस्लामाबाद में कायम मिनिस्टर इनकलेव में कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने रिहाइशगाह को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली के मुकम्मल सेशन तक सब जेल में रखा जाएगा। ख्याल रहे कि कौमी असम्बली का इजलास आज बरोज़ पीर 10 दिसंबर शाम पार्लियामेंट हाउस में शुरू हुआ और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आज दोपहर ही लाहौर से इस्लामाबाद जो है वो लाया गया है। नैब टीम शहबाज शरीफ को बजरिया परवाज इस्लामाबाद लाई, जहां अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की। वाज़ेह है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने शहबाज शरीफ के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे। याद रहे कि नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर 2018 को साफ पानी स्कैंडल के हवाले से बयान के लिए तलब किया था, जहां उन्हें नैब ने बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया था। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नैब की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि शहबाज शरीफ ने आशियाना हाउसिंग स्कीम का कॉन्ट्रैक्ट लतीफ़ एंड सन से मनसूख करके कासा डेवलपर्स को दिया, जिससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जिसके लिए मजीद तफ्तीश दरकार है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ से कबल फवाद हसन फवाद, साबिक DG LDA अहद चीमा, बिलाल कदवाई, इम्तियाज़ हैदर, शाहिद शफीक, असरार सईद और आरिफ भट्ट को नैब ने इसी केस में गिरफ्तार किया था, जबकि 2 मुल्जिमान असरार सईद और आरिफ भट्ट जमानत पर रिहा हुए थे। शहबाज शरीफ को नैब ने जनवरी 2016 में पहली मरतबा तलब किया था। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने चौधरी लतीफ़ एंड कंपनी का ठेका मनसूख करने के लिए दबाव का इस्तेमाल किया और लाहौर कासा कंपनी को, जो पैरागोन की प्रॉक्सी कंपनी थी, को मज़कूरा ठेका दिया, जो कि गैर कानूनी है। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के इस गैर कानूनी इकदाम से सरकारी खजाने को 19 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शहबाज शरीफ पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने PLDC पर दबाव डालकर आशियाना हाउसिंग स्कीम का तामीराती ठेका LDA को दिलवाया, लेकिन LDA मंसूबा मुकम्मल करने में नाकाम रहा है और इससे 71 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ है। आखिरी खबर हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। सिंध में स्ट्रीट क्राइम के मुजरिम को 7 साल तक की कैद की सज़ा होगी। ये कानून पेश किया गया कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कानून में इस्लाहात कर रहे हैं, जिसके तहत स्ट्रीट क्राइम के मुजरिम को 3 से 7 साल तक की कैद की सज़ा होगी। सिंध एपेक्स कमेटी का 23वां इजलास वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें कोर कमांडर कराची, डायरेक्टर जनरल DG रेंजर्स, इंस्पेक्टर जनरल IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह, मुशीर वज़ीर आला मुर्तज़ा वहाब और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। तहम
एपेक्स कमेटी के इजलास में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को मदऊ नहीं किया गया। इजलास में 22वें एपेक्स कमेटी के गुज़श्ता इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग, नेशनल एक्शन प्लान का जायजा, इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात की तफ्तीश के मामलात ज़ेरे गौर आए। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास के आगाज़ पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि अमन-ओ-मान की सूरत-ए-हाल बेहतरीन है, लेकिन कायदाबाद धमाका, चीनी कौंसलेट पर हमला और गुलिस्तान जोहर में महफिल मिलाद में धमाका अफसोसनाक है। हम सबको सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तवज्जो देनी है और तवज्जो देनी चाहिए। इस मौके पर सेक्रेटरी दाखिला कबीर काजी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 22वें एपेक्स कमेटी के इजलास में किए गए फैसले की रोशनी में मदारस की रजिस्ट्रेशन और दीगर सरकारी और गैर सरकारी इदारों की निगरानी के लिए वर्किंग ग्रुप कायम हो चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि ये ग्रुप सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कायम हुआ है, जबकि सेक्रेटरी मजहबी अमूर, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, समाजी बहबूद, सनतें, तालीमी इदारों के नुमाइंदे शामिल हैं और इसका पहला इजलास 5 दिसंबर को हो चुका है, जिस पर वज़ीर आला ने जवाब दिया कि सिर्फ मदारस की जो है बल्कि तमाम तलीमी इदारों की बात होगी और तहकीकात में ये बात सामने आई है कि दहशतगर्दी में सिर्फ चंद मदारस के बच्चे मुलविस नहीं हैं, बल्कि मुल्क के बड़े तलीमी इदारों के बच्चे भी मुलविस रहे हैं। इजलास में बताया गया कि मदारस की रजिस्ट्रेशन का मुसवदा तैयार हो गया है और महकमे कानून इसका जायज़ा ले रहा है, जिस पर वज़ीर आला ने हिदायत की है कि जो मदारस मरकज़ी सड़क पर हैं उनकी मुंतकली के लिए बात की जाए और मरकज़ी सड़क पर मदारस कायम करने के लिए कोई NOC जारी नहीं होगा। दौरान इजलास कराची सेफ सिटी मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया और बताया गया कि ये मंसूबे पर पब्लिक प्राइवेट शराकत दारी पर हो रहा है और नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा और सेफ सिटी मंसूबे पर काम करने वाले दीगर इदारों को दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी तजवीज़ दें। वज़ीर आला ने कहा कि सेफ सिटी में सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि उसका रद्द अमल बहुत अहम है। ये कैमरे दाखिली और खारजी मकामात पर नस्ब होंगे और रद्द अमल में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड और हर तरह का रद्द अमल शामिल होगा। इस मौके पर कोर कमांडर कराची ने कहा कि साइबर क्राइम का निज़ाम हमारा अपना होना चाहिए। आर्मी चीफ को दरख्वास्त की जाएगी कि वो फौज की साइबर सिक्योरिटी विंग से सिंध हुकूमत को मदद फराहम करें। एपेक्स कमेटी के इजलास में सेफ सिटी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने का फैसला किया गया है और कहा गया है कि इलाकाई पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे इस पर मिलकर फैसला करें। ये इसलिए किया गया है कि सिंध में अमन कायम किया जा सके। जो गुज़श्ता रोज़ जो महफिल मिलाद में धमाका हुआ और उसको भी उन्होंने कहा कि ये एक काबिल अफसोस है और चीनी कौंसलेट पर जो हमला हुआ उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कमेटी का इजलास हुआ है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर ख़ताब को इजाज़त दीजिए और आप जुड़े रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।